मैं मीनाक्षी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में यूपी बोर्ड की कक्षा 12 की फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज चलिए तो आज हम पढ़ते हैं वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। जैसा कि हम लोग सब बचपन में खेले हैं कि कभी कभी हम लोग अपने खेल में क्या करते थे कि कंघी से अपने सूखे बालों को रगड़ते थे और उस कंघी से कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उसकी तरफ आकर्षित करते थे, तो वो छोटे टुकड़े अपने आप कंघी की तरफ आकर्षित हो जाते थे। इसी प्रकार हमने देखा है अपने अनुभव से कि कभी कभी जब हम अपने स्वेटर उतारते हैं या कोई रेशमी कपड़े उतारते हैं तो उसे चट चट की आवाज आती है। तो ये आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी हमारे मन में विचार आता है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो ये ऐसा होता है क्योंकि उस वक्त वो चीज वैद्युतमय हो जाती है, उसके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें चट चट की आवाज आती है और चिंगारी जैसी दिखती है। तो ये आवेश कैसे हो जाता है, ये हम लोगों को देखना है कि आवेश क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग जैसे देखते हैं, देखा गया कि अगर कांच को हम लोग रेशम से रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि कांच में भी एक प्रकार का आवेश आ जाता है। इसी प्रकार यदि एबोनाइट के छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें भी एक प्रकार का आवेश आ जाता है। परंतु उसके बाद देखने पर होता है कि अगर हम दो कांच की छड़ को रेशम से रगड़े हुए से लेकर के दो कांच की छड़ हम ले लें और उन दोनों को हम पास पास लेके आए तो हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर एक एबोनाइट की छड़ को अगर हम कांच की छड़ से रगड़ के पास में लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब ये आवेश भी कई प्रकार के हो गए, तभी दोनों का अलग अलग व्यवहार समझ में आ रहा है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। जो कांच में उत्पन्न हुआ था वो धन आवेश, जो एबोनाइट में छड़ में उत्पन्न हुआ वो क्या हो गया, ऋण आवेश। तो दो हमारे प्रकार के आवेश हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। अच्छा, एक बात ये है, जैसे हम लोगों ने कांच को रेशम से रगड़ा तो उसमें धन आवेश उत्पन्न हुआ। ये जरूरी नहीं है कि आप जब कभी भी कांच को रगड़े तो उसमें धन आवेश ही उत्पन्न हो। ये गौर करने की बात है। किसी अलग चीज से हम रगड़ेंगे तो उसमें ऋण आवेश भी उत्पन्न हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज किस चीज के ऊपर रगड़ी जा रही है। उसकी एक पूरी लिस्ट है कि किससे रगड़ने पर आपका धन या किससे रगड़ने पर आपका ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब यह आवेश कैसे उत्पन्न होता है? अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि आवेश उत्पन्न हो गया, उनके ऊपर बीच में बल लग गया, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो गया कि ये हम कैसे चेक करेंगे कि किसी भी चीज में आवेश है। तो आवेश की जांच करने के लिए जो हम करते हैं वो नियम लगाते हैं प्रतिकर्षण बल का। क्योंकि अगर किसी वस्तु में आवेश है और उस वस्तु के पास हम एक दूसरी उदासीन वस्तु को भी लेके आते हैं जिसमें आवेश नहीं है, तो ये क्या करेगा, जो आवेशित वस्तु है वो प्रेरण के कारण उसमें अपने से अपोजिट क्या कर देगा, आवेश उत्पन्न कर देगा। तो उन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगने लगेगा। तो हमें लगेगा कि दोनों ही वस्तु में चार्ज थी, जबकि दूसरी वस्तु हमारी क्या थी, उदासीन थी। तो इसलिए हम कभी भी जब आवेश की जांच करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि दोनों प्रतिकर्षण का देखते हैं कि मतलब एक आपका धन आवेशित रहे, एक ऋण आवेशित रहे, तो उसके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि उसके ऊपर आवेश है। अब ये घटना होती कैसे है? कांच को रगड़ने पर, इस पर रगड़ने पर कैसे उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है? जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो कैसे आवेश वाली हो जाती है, ये हम लोग को देखना है। तो ये किस थ्योरी से समझाई जाती है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी से समझाई जाती है। कैसे? ये आप लोग सबको पता है कि द्रव्य किस चीज से मिलकर बना होता है, परमाणु। एक छोटा भाग क्या है उसका, परमाणु। परमाणु में क्या पता होता है कि ये जैसे हमारा ये परमाणु है, परमाणु में अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। इलेक्ट्रॉन एक ही जगह तो नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन की कई कक्षाएं होती हैं जिसमें वो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश है, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होते हैं वो तो उससे टाइटली बॉन्ड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं उनके में अपेक्षाकृत बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब इसको किसी दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो ये क्या हो जाता है, जब इसको किसी दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो क्या हो जाता है कि ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है निकल करके दूसरी वस्तु में आ जाते हैं।
तो ऐसा होने से क्या हो गया कि यहाँ पे वैसे तो परमाणु में क्या होता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर घर्षण से क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में आ गए। तो यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वो क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई वो क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। इस प्रकार घर्षण से एक वस्तु धन आवेशित और एक वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है और ये हो जाता है आवेशों का स्थानांतरण। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सम से दिखा सकते हैं कि किस प्रकार किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि आवेशन की विधियां। हम किसी प्रकार किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो इसकी 3 विधियां होती। पहले तो जैसे बता दिया, पहली विधि आपकी क्या हो गई, घर्षण की विधि हो गई। ठीक है ना, घर्षण में आपने देख लिया कि जब 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले जाते हैं और एक वस्तु धन आवेशित एक वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। एक वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, जितने यहाँ पे धन आवेशित होगा उतना ही वहाँ पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। धन और ऋण आवेश, ये हो गई हमारी घर्षण की विधि। दूसरा होता है हमारा चालन। ठीक है ना, चालन को क्या कहते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या हो गया कि इसमें एक आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु को जिसको हमको आवेशित करना है उसको स्पर्श किया जाता है। स्पर्श करने से क्या हो गया कि जैसे ये एक वस्तु थी जो कि उदासीन है, अब इसके ऊपर एक दूसरी वस्तु को हम लेके आते हैं जो कि आवेशित है, धन आवेशित। धन आवेशित है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का दाब क्या है, कम है। ठीक है, अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको हम दूसरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो यहाँ तो परमाणु है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके बराबर है, परंतु यहाँ पे कमी होने की वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाने लग जाएंगे, दूसरी वस्तु में जाने लग जाएंगे। तो यहाँ से जाकर के इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में चले जाएंगे। अब यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे जो धन आवेश था यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इसका धन आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई मतलब क्या हो गया, ये धन आवेशित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार चालन के द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। और इसमें कैसा आवेश उत्पन्न होगा, अगर धन आवेशित वस्तु से उत्पन्न कर रहे हैं तो धन आवेशित होगा, अगर ऋण से करेंगे तो ऋण से हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए ये वस्तु है, हम ऋण आवेशित वाली वस्तु को इसके संपर्क में लेके आते हैं तो अब क्या हो गया, ऋण है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रेशर कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रेशर ज्यादा है। जब दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम से कहाँ हो जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पे ज्यादा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई और ये क्या हो गए, हमारे ऋण आवेशित हो गई। तो ये दोनों प्लेट क्या हो जाएगी, हमारी दोनों ही ऋण आवेशित हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी विधि। अब तीसरी विधि जिसको हम कहते हैं प्रेरण के द्वारा होना। प्रेरण मतलब क्या हो गया, इंडक्शन। इंडक्शन क्या हो गया हमारा कि इसमें हमको संपर्क में लाने की जरूरत नहीं है। एक वस्तु, एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु के पास यदि जाती है तो उसके असर से, उसके प्रभाव से उसके ऊपर भी आवेश आ जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रेरण। जैसे कभी देखो हम लोग कैसे हिंदी, कभी कभी तुमने देखा होगा कि एक तुम्हारे पास जो बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो जम्हाई ले रहा है तो जब आपको जम्हाई ले रहा हो तो क्या होता, दूसरे को भी जम्हाई आने लगती है। कहते हैं ना कि उसको जम्हाई आ गई तो उसको भी आ गई। ये कैसा हम लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि इंडक्शन इफेक्ट हो गया, एक को देख करके दूसरे को हो जाता है, इसको हम कहते हैं कि प्रेरण प्रभाव हो गया। प्रेरण, अब इसमें क्या हो गया, मान लीजिए कि एक वस्तु हमारे पास है, इसके ऊपर एक हम यहाँ पे धन आवेशित वस्तु को लेके आते हैं। जब ये धन आवेशित वस्तु इसके पास में आएगी, ये जहाँ पे ये उदासीन है, अब चूंकि धन आवेश है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रूप से सब तरीके से है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो गया कि चूंकि ये धन आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा या इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सघन हो जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो मतलब क्या हो गया, ये धन आवेशित हो गया। ठीक है,
तो इस प्रकार प्रेरण के द्वारा इसमें क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इसको हटा दें, मान लीजिए इसके पास एक दूसरा हम वस्तु लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये चूंकि धन है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। यदि इन दोनों को हम अलग अलग विद्युत रोधी स्टैंड पे रख दें तो बाद में ये ऋण आवेशित और ये क्या हो जाएगा, हमारा धन आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं इन 3 तरीकों के द्वारा। अब आवेश का गुण, आवेश के गुण क्या क्या हो गए, आवेश का गुण क्या क्या हो गया। पहला हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले जब समझा ही रहते शुरुआत की थी तभी देखा था कि 2 उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है। मतलब 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और 2 विजातीय आवेश मतलब एक धन आवेश एक ऋण आवेश लेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण का गुण रखेंगे। तो ये आपका हो गया पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि अगर एक दूसरा है हमारा आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम क्या, संरक्षण शब्द से ही समझ में आ रहा है कि आवेश संरक्षित रहता है। न हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों ने देखा उसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे वो यहाँ चले जाएंगे, जितने यहाँ धन आवेशित होंगे उतने यहाँ ऋण होंगे। अलग से कहीं से उत्पन्न नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन, बस एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। तो आवेश का ये हो गया संरक्षण नियम। तीसरा क्या हो गया कि वेग का प्रभाव। वेग का प्रभाव क्या होता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है और एक वस्तु गतिमान है, ठीक है, तो अगर यदि वस्तु स्थिर है तो मान लीजिए इसके ऊपर जितना आवेश था, तो जब ये गतिमान होती है तो भी उसके ऊपर उतना ही आवेश रहेगा। मतलब वेग का उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अच्छा एक शब्द यहाँ पे और मैं बता दूं, यहाँ पे स्थिर वैद्युत शब्द आता है, स्थिर वैद्युत की, कि जब कोई वस्तु स्थिर है या जहाँ पर आवेश स्थिर है, आवेश नहीं चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत की। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब चौथा क्या हो गया, ये हो गया संरक्षण हो गया, वेग का हो गया। चौथा क्या हो गया, मान लीजिए कोई एक निकाय है जिसके कई अवयव हैं। मान लीजिए कि एक बड़ी चीज है कोई, इसके ये छोटे 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 कई खंड, मतलब कई निकायों से मिलकर ये बना हुआ है। तो मान लीजिए कि इस निकाय में इसके पास Q1 आवेश है, इसके पास Q2 आवेश है, इसके पास Q3 आवेश है। मान लीजिए ये माइनस है, Q4 आपका ये भी मान लीजिए माइनस है। तो इस पूरे निकाय पर जो आवेश होगा Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन सबके योग के बराबर होगा। Q1 प्लस Q2, फिर ये हो गया हमारा माइनस Q3 एंड माइनस Q4। मतलब पूरे निकाय पर आवेश अलग अलग अवयवों पर आवेश के योग के बराबर होता है। और पांचवा इम्पोर्टेंट तो सभी रहते हैं, पर पांचवा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं क्वांटीकरण। ठीक है ना, इसके ऊपर अक्सर ही न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, एक न एक छोटे नंबर का तो आ ही जाता है। तो अब ये क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि जब कभी भी हमने देखा कि आवेश का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह, अब ये स्थानांतरण कितनी मात्रा में होगा, तो ये एकदम छोटा सा होता है, जो सबसे न्यूनतम मान होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका मल्टीपल होता है, पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, जैसे और ये मान होता है उसका E, मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो E के मल्टीपल में होगा। E क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होने वाला आवेश, इसका मान होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम तो आवेश की इकाई है, जानते ही हो। ठीक है, तो कभी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो या तो 1 जाएगा, या तो 2 जाएगा, या तो 3 जाएगा, और या तो मान लीजिए हमने n से डिप्लेट किया तो n जाएगा। मतलब कुल ट्रांसफर होने वाला आवेश अगर Q है तो वो क्या होगा, n टाइम्स ऑफ E। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, Q इक्वल्स टू NE। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को हमने कहा कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या 1.5 या 2.25 हुआ, ऐसे नहीं हो सकता है। या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, मतलब E का ही मल्टीपल होगा, पूर्ण गुणक होगा, ऐसे ही ट्रांसफर हो सकता है। इसी को कहते हैं क्वांटीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको मैं ये यहाँ तक अभी हम लोग आज इसको खत्म करते हैं। इसके ऊपर मैं आपको 4 न्यूमेरिकल दे देती हूँ, जो कि आप लोग अपने घर में ट्राई करना।